साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो आज के दिन हम लोग जो टेस्ट देखेंगे, यह मेक आईएएस संस्था के द्वारा 10 मॉक टेस्ट की एक सीरीज निकाली गई है। इसी में से जो मॉक टेस्ट नंबर 4 है, उसी को यहाँ पर हम लोग व्याख्या के साथ देखेंगे। तो इस पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे व्याख्या के साथ, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका कि लखनऊ में, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना स्वतंत्रता के पश्चात हुई। तो यह कथन गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है आपकी 1911 में हुई थी। 1911 में लखनऊ में होती है, तो पहला वाला कथन गलत हो गया। दूसरा, इसके प्रथम प्राचार्य असित कुमार हलदार थे। तो ये कथन भी गलत है। यदि यहाँ पे लिखा होता इसके प्रथम भारतीय प्राचार्य असित कुमार हलदार थे, तो ये सही हो जाता। ठीक है, क्योंकि असित कुमार हलदार जो हैं ये 1925 में यहाँ के प्रथम भारतीय प्राचार्य बनते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों कथन आपके गलत हो जाते हैं। आगे चलते हैं। दो सूचियां हैं, जिला और उनके मुख्यालय, इनको सुमेलित करना है। तो कौशाम्बी का जो मुख्यालय है आपका मंझनपुर है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। संत कबीर नगर, खलीलाबाद सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, और फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है। इस प्रकार से 1 2 3 4 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? एनसीआर में सम्मिलित किया गया है। तो कुल आपके 8 जिलों को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ के से बाहर कितनी बैठकें या बैठक हुई हैं? तो अब तक मात्र एक बार बैठक हुई है, वो भी इलाहाबाद में। ठीक है, 8 जनवरी 2003 को इलाहाबाद में हुई थी, प्रयागराज में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 100 है, तो ये गलत है, क्योंकि 80 है। कितनी है? 80 है। तथा दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या से अधिक है, क्योंकि विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है, और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 80 है। तो ये आपका अधिक है। दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला कथन गलत है। यहाँ और अन्य चीज़ों को भी देखिए। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या कहेंगे तो 404 है। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका केवल दूसरा वाला कथन सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यह है, उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका गाजियाबाद में, सॉरी ये आपका लखनऊ में, गाजियाबाद में नहीं, गड़बड़ हो गया, ये लखनऊ में है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। कब की गई थी? 1986 में। अगला है, दो कथन दिए गए, इन पर विचार करना है। पहला, उत्तर प्रदेश में पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत 1984 में होती है, सही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालयों की संख्या 20 है, तो दोनों कथन आपके सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, लोकगीत कजरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, यह विरह का लोकगीत है, नहीं, ये वर्षा ऋतु का लोकगीत है। तो पहला वाला कथन आपका गलत है। दूसरा, इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है, तो सही है। तो दूसरा वाला कथन सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव जो है कजरी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत जो है 32.9% है, ये कथन आपका पूरी तरीके से सही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील आबादी में कृषक 50% से अधिक है, तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि कृषकों की जो आबादी है वो 29% है। इस प्रकार से केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की स्लम आबादी में साक्षरता दर कितनी है? तो ये साक्षरता दर जो है आपकी 69% है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 69। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन प्रारंभ करेगा भारत, ये भारत संदर्भ में बात करेगा, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, यह किसी दूसरे देश में पहला बंदरगाह होगा जिसका संचालन भारत करेगा, नहीं, ये दूसरा है, क्योंकि ईरान के चाबहार को भी संचालित किया है भारत ने। तो आपका केवल पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में दो कथन दिए गए, दोनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों के जन्म पर पात्र लाभार्थियों को उनके जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई तक 15,000 रुपये की राशि प्रदान करेगा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, यह राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है, तो नहीं, ये राशि जो है कुल 6 किस्तों में प्रदान की जाएगी, तो केवल इसमें पहला कथन सही है, दूसरा वाला कथन गलत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने घोषणा की है।
अमेरिका ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हाल ही में ग्राम दर्शन पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हरियाणा में पंचायतों के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए इस मार्गदर्शन पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ग्राम दर्शन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश बजट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला है बजट का आकार 5,50,270.78 करोड़ रुपए है, ये सही है। या पिछले बजट की तुलना में 137.414 हज़ार करोड़ रुपए अधिक है, तो ये गलत है, क्योंकि ये 137 नहीं बल्कि 37.414 हज़ार करोड़ रुपए अधिक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। सी वाला यह राज्य का पहला पेपरलेस बजट भी है, सही है। यह यूपी के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी, नहीं, यह योजना जनवरी 2018 में प्रारंभ की गई थी। तो पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, इसके अंतर्गत 5 वर्षों में स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, नहीं, 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। कितने? 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें आपका दोनों ही कथन गलत है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो हाल ही में सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल बना है। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के अंतर्गत या संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य पूरे देश के कुछ चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन में सुधार करना है, तो ये सही है, कुछ चयनित बांधों की है। दूसरा, यह योजना संयुक्त राष्ट्र से सहायता प्राप्त है, नहीं, यह योजना जो है आपकी वर्ल्ड बैंक और अवसंरचना एशिया अवसंरचना निवेश बैंक की वित्तीय सहायता से प्राप्ति, ये जो है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना का चरण 2 और चरण 3 को जो है मंजूरी दी गई है। तो इसमें केवल पहला वाला कथन सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। युवा अधिवक्ता कल्याण कोष के संदर्भ में निम्नलिखित की में से सही सुमृति है। यह गुजरात राज्य की पहल है, नहीं, यह तमिलनाडु राज्य की पहल है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, यह वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो लॉ कॉलेज से निकलते हैं, तो ये वाला सही है। तो कौन सा सही नहीं है? आपका पहला वाला सही नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि कौन सही नहीं है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के ब्रोकला शहर के एक चौक का नाम कवि हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है? तो पोलैंड के इस ब्रोकला शहर में एक चौक का नाम हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है, जिनका निधन 2003 में हुआ था और 1976 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता का पता किसने लगाया था? हेनरी बेकरल ने 1896 में लगाया था, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। अगला है पिच ब्लेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूरेनियम का खनिज होता है, बिल्कुल सही है। यह यूरेनियम के अपेक्षा अधिक रेडियो सक्रिय होता है, ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए। पहला, सोडियम का उपयोग रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्पन्न किसी प्रकार के विकार को ज्ञात करने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, आयोडीन का उपयोग थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न विकार ज्ञात करने में किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा, फास्फोरस का उपयोग पृथ्वी की आयु निर्धारण में किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेडियो सक्रिय फास्फोरस का उपयोग अस्थि रोगों के इलाज में किया जाता है, जबकि रेडियो सक्रिय यूरेनियम का उपयोग पृथ्वी की आयु निर्धारण में किया जाता है, जबकि रेडियो सक्रिय लोहा का उपयोग एनीमिया रोग ज्ञात करने में किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला सही नहीं है, तो केवल 3, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? भारी जल और ग्रेफाइट की क्षण का। भारी जल और ग्रेफाइट की क्षण का मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो 1, 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का प्रयोग जो है शीतलक के रूप में किया जाता है, ठीक है, और कैडमियम के क्षण का उपयोग नियंत्रक क्षण के रूप में होता है। आगे चलते हैं, बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 50% से अधिक मीथेन होता है, लगभग इसमें 65% मीथेन होता है, सही है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, तो ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, पहला दूसरा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जानवरों और पेड़ पौधों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं और इस प्रक्रिया में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें निकलती हैं। इस गैसीय मिश्रण को बायोगैस कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। जैविक खाद को बायो फर्टिलाइजर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। जैविक खाद के रूप में केवल शैवालों का प्रयोग किया जाता है, ये कथन गलत है, क्योंकि इसमें शैवाल, कवक इत्यादि का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। एजोटोबैक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। यह वायवीय स्वतंत्र जीवी मृदा में वास करने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, बिल्कुल सही कथन है। ये जीवाणु वृद्धि करने वाले हार्मोनों का उत्पादन करते हैं जो पौधों की वृद्धि एवं उनकी उपज बढ़ाने में सहायता करते हैं, तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपके 3 कथन दिए गए हैं। पहला, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1997 में किया गया था, यह कथन आपका पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया था। दूसरा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन
यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत किया गया था? नहीं, इसका जो हाँ ये सही है कि यूनेप के द्वारा किया गया था, तो दूसरा वाला कथन सही है। तीसरा, इसका आधिकारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रहा है, UNCED रहा है, तो इसमें दूसरा तीसरा सही है, पहला वाला कथन गलत है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, पहली बार विश्व स्तर पर पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर ध्यान दिए जाने के बाद यूनाइटेड नेशन द्वारा 1972 में 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रथम वैश्विक मानव पर्यावरण सम्मेलन जो स्टॉकहोम सम्मेलन था 1972 की, इसकी 20वीं वर्षगांठ जो कि 1992 में मनाई गई थी, 1992 में मनाई गई थी, उसके उपलक्ष्य में 1992 में ब्राजील के साथ रियो डी जेनेरियो में किया गया था। आगे चलते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 1992 द्वारा दस्तावेज, कौन से दस्तावेज जारी किए गए थे? तो इसके द्वारा एजेंडा 21, रियो घोषणा पत्र, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन और जैव विविधता पर कन्वेंशन, ये सभी जो है दस्तावेज जारी किए गए थे, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 1997 में अपनाया गया था। देखिए, इसे 1997 में अपनाया गया था, ठीक है, और यह जो प्रभावी कब से होता है? 16 फरवरी 2005 से प्रभावी होता है। और क्योटो कहाँ पे? जापान का एक शहर है। दूसरा, इसके द्वारा साझा परंतु विभेदी जिम्मेदारियां सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जिसके अंतर्गत विकसित देशों पर उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी डाली गई है। तो इसमें आपके दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के चित्र निम्नलिखित में से किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ये चित्रकूट से प्राप्त हुए हैं। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी हुई है? कुल 7 देशों से लगी हुई है, और सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसमें जो 7 देश हैं, इसमें चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 2 कथन दिए गए। पहला, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सिक्किम एवं त्रिपुरा जो है तीन तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। देखिए, सिक्किम की जो सीमा है वो आपके नेपाल, भूटान एवं चीन से लगी हुई है, जबकि त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो दोनों कथन यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित कीजिए। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है। दूसरा, अजंता एवं सतमाला पर्वत दोनों पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित हैं, दोनों कथन सही है। तो कौन सा सही नहीं है? तो दोनों मतलब गलत नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है, जबकि दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इस प्रकार से जो नर्मदा नदी है वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है, बीच में बहने वाली रिफ्ट घाटी से प्रभावित होने वाली नदी है। इसी प्रकार से तापी नदी भी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और खाड़ी की खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और जो तापी नदी है ये सतपुड़ा, एक उत्तर की तरफ इसके सतपुड़ा है और दक्षिण में अजंता और सतमाला पर्वत स्थित है, तो इनके मध्य से होकर बहती है। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है, बिल्कुल सही है। प्रवाल द्वीप है, ये भी सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, और इसे सामान्यतः जो है आपका क्या कहते हैं, सदाबहार वन भी कहते हैं। तो पहला कथन सही है, भारत में ये केवल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, तो ये कथन गलत है। जहाँ भी केवल आए तो वो आपका मोस्ट प्रॉब्ली गलत ही होता है, तो दूसरा कथन गलत है, केवल पहला सही है। देखिए, ये केवल पश्चिमी घाट में नहीं बल्कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर केवल पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, रामलीला लोक नृत्य में भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही। चरकुला लोक नृत्य अकेले और समूह दोनों में किया जाता है, ये भी सही है। और जो चरकुला लोक नृत्य है ये आपका ब्रज का जो क्षेत्र है वहाँ पे इसको प्रदर्शन इसका किया जाता है, तो यहाँ पर आपका दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्तमान में देश भर में 111 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2016 में 106 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था, पहले 5 थे, कुल मिला के 111 हो गए। दूसरा, यह सड़क एवं रेल परिवहन दोनों के मुकाबले अधिक स्वच्छ एवं किफायती है, दोनों कथन यहाँ पर सही है। अगला है, शोधनागार और राज्य को कौन सा सुमेलित नहीं है? डिगबोई तेल शोधनागार है, ये शोधनगर नहीं है। शोधनागार असम में है। तातीपाक तेल शोधनागार आंध्र प्रदेश में सही है। नागपट्टनम तेल शोधनागार तमिलनाडु में, ये भी सही है। नुमालीगढ़ तेल शोधनागार ये नागालैंड में नहीं बल्कि असम में है, तो डी वाला आपका सही नहीं है। गंगा नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? गंगोत्री हिमनद है। निम्नलिखित में कौन सी यमुना की सहायक नदियां हैं? तो सिंध, चंबल, केन, ये सभी की सभी इसकी सहायक नदियों में शामिल हैं।
तो इसके दाहिने किनारे कि ये आपकी सिंध है, चंबल है, केन, ये सभी दाहिने किनारे की हैं। इसके अतिरिक्त आपका जो है बेतवा है, ये भी इसकी सहायक नदी है। इसके बाएं किनारे की जो है हिंडन है, रिंड है, सेंगर, वरुण इत्यादि बाएं किनारे की हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित गुणों में से कौन सा या से सही सुमेलित नहीं है। देखिए, पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, बिल्कुल सही है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर, बाण सागर परियोजना पूर्णा नदी पर नहीं बल्कि सोन नदी पर है। तो सी वाला ऑप्शन सही नहीं है, नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, सूर्य में केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती नहीं है। 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। दूसरा कथन, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा कथन सही है, पहला वाला गलत है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। सभी खगोलीय पिंडों के पास स्वयं का प्रकाश होता है। नहीं, सभी खगोलीय पिंडों के पास ऐसा नहीं होता है। जैसे पृथ्वी भी खगोलीय पिंड है और उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। दूसरा, सूर्य एक खगोलीय पिंड है, ये भी सही है, ये सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है, नहीं, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये नहीं, सूर्य से दूरी के अनुसार ये तीसरे नंबर पे है, जबकि आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और यह पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री है और पृथ्वी के अक्ष के कक्षा तल का जो कोण है वो 66.5 डिग्री है। तो यहाँ पर आपका दोनों कथन गलत है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहस्पति ग्रह का उपग्रह नहीं है। देखिए, गैनीमीड, यूरोपा, ये सभी जो है बृहस्पति है, परंतु टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है। अटलांटिक महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, यह महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर नहीं, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर, पहला प्रशांत महासागर है। व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर, ये सही है, दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, तो केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, वायुमंडल की सतहों का बढ़ती ऊंचाई के अनुसार सही क्रम क्या है। तो सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल है और फिर बहिर्मंडल आ जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। तो हम्बोल्ट, बेंगुला, लेब्राडोर ये ठंडी जलधारा है, परंतु गल्फ स्ट्रीम जो है ये आपकी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। हिंद महासागर में बहने वाली धारा कौन सी नहीं है। तो देखिए, मोजाम्बिक, दक्षिण विषुवतीय रेखा और अंगुल्हास धारा, ये सभी आपका हिंद महासागर में बहती है, परंतु बेंगुला धारा जो है ये अटलांटिक महासागर में बहती है। कहाँ पे, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ये ठंडी जलधारा है। जबकि हिंद महासागर में मोजाम्बिक धारा आपकी गर्म जलधारा, अंगुल्हास धारा ठंडी जलधारा है, दक्षिण विषुवतीय रेखी धारा गर्म जलधारा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, आयुष 64 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक एंटीवायरस दवा है, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज CCRA ने दवा तैयार की, दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नाथ थोडू योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है। तो जगन्नाथ थोडू योजना जो है आपकी आंध्र प्रदेश ने प्रारंभ की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने इस योजना को प्रारंभ किया है। अगला है, कृषि सुधारों के लिए अवसंरचना कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कृषि परियोजनाओं में निवेश हेतु अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। नहीं, यह अल्पकालिक ऋण नहीं बल्कि दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, ठीक है। और केंद्र सरकार ने कृषि सुधारों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की है। दूसरा कथन, इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 तक होगी, दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में ओरुडो 2 योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ये योजना जो है असम सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके तहत राज्य के 18 लाख से अधिक परिवारों में से प्रत्येक के खाते में हर महीने कम से कम 830 रुपये जमा किए जाएंगे। इससे महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि यह राशि परिवार की महिला सदस्य के खाते में जाएंगे। हाल ही में कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश कौन बना है। संयुक्त अरब अमीरात बना है। यह संभवतः पहला और अंतिम देश भी है, पहला और संभवतः अंतिम देश भी यह है, मतलब अरब देश। वरुणास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्वदेशी रूप से विकसित टारपीडो है, बिल्कुल सही है, इसे DRDO ने बनाया है। इसमें GPS बेस्ड लोकेटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, ये भी सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही है। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा टारपीडो है जिसमें GPS बेस्ड लोकेटिंग सिस्टम है या ऐड है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। खिलाड़ियों की सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हिस्सा लेने हेतु उनकी न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की है। तो 15 वर्ष निर्धारित की है। इससे पहले आप किसी भी इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। हाल ही में भारत के पहले मार्श गार्डन की स्थापना कहाँ की गई है। तो उत्तराखंड में की गई। कहाँ पे की है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के खुरपाताल में। अगला है G20 2021 के G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। इटली के द्वारा की गई है।
2021 की, जबकि 22 की अध्यक्षता इंडोनेशिया करेगा और 23 की भारत करेगा और 24 की ब्राज़ील करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे जड़ों द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर भोजन का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। इस भोजन को जाइलम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। नहीं, जाइलम के द्वारा नहीं, फाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है, तो केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति जो है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन संबंधित है। सुनहरी क्रांति जो है आपकी फल उत्पादन संबंधित है। रजत क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन से, और गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। इस प्रकार से 2143 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है 63 नंबर क्वेश्चन। सघन कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। दूसरा, भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा होने के कारण सघन कृषि में कमी आई है। तो ये बिल्कुल कथन सही है, क्योंकि जैसे जैसे परिवार अगली पीढ़ी आती जाएगी, ये खेतों के आकार छोटे होते जाएंगे, तो इसी के संदर्भ में सघन कृषि की महत्ता बढ़ी है। तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा वाला कथन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पौधों में जल का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता नहीं, जाइलम के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। तो पहला वाला गलत है। दूसरा, पौधों में जल का परिवहन एक दिशात्मक होता है, अर्थात जड़ से तने की ओर होता है। सही है। तो यहाँ पे केवल बी ऑप्शन आपका सही है 64 का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पादपों में मृदा से जल एवं खनिज तत्वों का अवशोषण मूल रोमों के द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। आप अवशोषण के लिए व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हैं, तो ये भी आपके सही हैं। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। माइकोराइजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन को दर्शाता है, तो ये आपका सही है। ठीक है। ये कवक जड़ को भोजन प्रदान करते हैं। नहीं, ये जो कवक होते हैं जड़ को खनिज एवं जल उपलब्ध कराते हैं, और बदले में जड़ें जो हैं वो कवकों को शर्करा तथा नाइट्रोजन समाहित यौगिक प्रदान करते हैं, मतलब भोजन प्रदान करते हैं। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। स्टोमेटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे रंध्र होते हैं। बिल्कुल सही है। पौधों में यहीं से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है। तो कौन सही नहीं है? तो दोनों गलत में से कोई गलत नहीं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। श्वसन मूल पाई जाती है किसमें? श्वसन मूल पाई जाती है आपकी राइजोफोरा में, राइजोफोरा में पाई जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए कथन कारण, इसको देखिए। पहला कथन, लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक होते हैं। बिल्कुल सही है। कथन कारण है ये प्रदूषित स्थानों पर नहीं उगते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है। लाइकेन एक स्वपोषी संयुक्त एवं सहजीवी जीव है, जिसमें कवक तथा शैवाल साथ साथ संयुक्त रूप से रहते हैं। तो कथन कारण दोनों सही हो, व्याख्या भी सही कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन। जलीय परितंत्र के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आर्द्र भूमि और झील दोनों के लिए एक एकल संरक्षण कार्यक्रम है। बिल्कुल सही है। ये योजना केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, तो ये भी आपका सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, जलीय परितंत्र के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना यह केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है। इसे वर्ष 2015 में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के विलय से तैयार किया गया था। अगला, रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों को संरक्षण प्रदान करना। गलत है। इसका जो उद्देश्य है वो जो आर्द्रभूमियाँ हैं उनके संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए यह जो कन्वेंशन है। ठीक है। भारत का संस्थापक सदस्य नहीं, इसकी स्थापना 1975 में होती, लागू होता, परंतु भारत इसमें 1982 में शामिल होता है। तो इस प्रकार से दोनों कथन यहाँ पर गलत है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, रामसर वेटलैंड कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराती है। 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर शहर में दुनिया के वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसीलिए इस दिन विश्व वेटलैंड दिवस का आयोजन किया जाता है। यह संधि वर्ष 1975 में लागू होती है और भारत इसमें वर्ष 1982 में शामिल होता है। अगला, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किसके अंतर्गत की जाती है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की जाती है। इसका सीमांकन जो है वो विधायिका के द्वारा, सीमांकन मतलब सीमाओं का निर्धारण विधायिका के द्वारा किया जाता है, और इसमें राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन की अनुमति होती है, तो आखेट की अनुमति, शिकार करने की अनुमति नहीं होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। टाइगर रिजर्व एवं संबंधित राज्य के संदर्भ में इनमें से सही सुमेलित कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स आपका गुजरात में नहीं बल्कि राजस्थान में है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में। सतकोशिया कर्नाटक में नहीं बल्कि
उड़ीसा में है। ठीक है, कर्नाटक में क्या है, बांदीपुर, भद्रा, दांडोली, अंशी, नागरहोल, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर ये है। तो इस प्रकार से यहाँ पे केवल आपका दूसरा वाला कथन ही सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 29 जुलाई 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में बाघों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था। कब तक? 2022 तक। और भारत जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है टाइमलाइन से पहले ही। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत की गई थी। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता नहीं, इसका अध्यक्ष जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत है, पहला वाला सही है। तो कौन सही नहीं है? तो दूसरा वाला कथन सही नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किए। इससे आगे के 75 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।